भाई लोग, सच बताओ तो किसी को नहीं पता कि चैनल कब ऊपर चला जाए और कब नीचे आ जाए। इसलिए अगर तुम अपने ग्रोथ को लेकर सीरियस हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। लिंक प्रोफाइल और पोस्ट दोनों में मिल जाएगा। और हाँ भाई लोग, कमेंट के पास एक छोटा सा हाइप बटन मिलता है, उस पर क्लिक करके तुम इस वीडियो को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन सिन्हा और आदित्य मेहरा दोनों के लिए आर्यन के शब्द अब राजेश सिन्हा के शब्दों से भी अधिक अधिकारपूर्ण हो गए। इस शाम के सामाजिक दायरे के माध्यम से आर्यन ने उनके दिलों में अपनी जगह मजबूत कर ली थी, परिवार का असली आधार। दोनों ने उस रात का भरपूर आनंद उठाया और संतुष्ट तथा गौरवान्वित होकर इंडिगो लाउंज से बाहर निकले। वापस आते समय उनका धैर्य थोड़ा कम हुआ। आदित्य मेहरा ने कहा, अर्जुन, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे परिवार में तकनीकी रूप से एक बाहरी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूं। अपने चाचा को अपनी बहन के लिए लड़के ढूंढने देना बंद करो। अगर तुम्हारे जीजा को पता चल गया तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगेगी। मीरा सिन्हा के लिए दिल्ली के व्यापारिक हलकों से एक उपयुक्त वर ढूंढना सिन्हा परिवार में लंबे समय से एक खुला रहस्य था। नए दामाद के रूप में आदित्य वास्तव में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह महसूस हो रहा था कि परिवार के मौजूदा प्रभाव से यहां तक कि पूरा वाराणसी भी नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म नहीं दिया जा सकता जिसके पास उस तरह की शांत शक्ति और पहुंच हो जो आर्यन ने आज रात दिखाई थी। मिसाल के तौर पर इसी रात की बात लीजिए। राजेश सिन्हा की तरफ से अर्जुन को जो सम्मान मिला उसे आदित्य अपनी आंखों से देख सकता था। वारण शहर के सत्ता पदानुक्रम में सिन्हा परिवार मुश्किल से तीसरे दर्जे का था। फिर भी जिस तरह का मसला उनके चाचा भी नहीं सुलझा पाए थे, आर्यन ने उसे एक ही वाक्य में निपटा दिया था। उसने आदित्य को गौरव यादव के समूह से भी मिलवाया था, जो शहर के दूसरी पीढ़ी के कुलीन वर्ग से जुड़े थे। अर्जुन सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं पापा और कविता आंटी से इस बारे में बात करने का सही समय ढूंढूंगा। वो अभी भी आर्यन की पृष्ठभूमि या राठौर परिवार की वास्तविक पहुंच के बारे में नहीं जानता था, लेकिन एक बात निश्चित थी, सूरी परिवार से मीरा के पूर्व मंगेतर का भी इस तरह का प्रभाव नहीं था। निजी कमरे के अंदर आर्यन राठौर को व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। ये मीरा सिन्हा का था। उन्होंने एक पिन किया हुआ स्थान और एक लंबा संदेश साझा किया था। घर तैयार है, आप आज रात वहीं रुक सकते हैं। डिजिटल लॉक का पासवर्ड है। मां और मैं कल सुबह आएंगे। वो तुमसे बात करना चाहेंगी, तुम्हारी पृष्ठभूमि, करियर और आय के बारे में। मेरी सलाह है, सुनिश्चित करो कि तुम्हारा पद अच्छा लगे और तुम्हारी वार्षिक आय बहुत ज्यादा लगे। आर्यन ने सरलता से उत्तर दिया। ठीक है। फिर उसने अपना फोन जेब में डाला और वीर वर्मा से सहजता से पूछा, आप लोग इन दिनों किसमें निवेश कर रहे हैं? वीर ने हंसते हुए कहा, रेस्तरां, बार, प्रभावशाली लोगों के केंद्र, मूलतः कोई भी स्थान जहां पैसा तेजी से खर्च होता है। ललित जैन के नेटवर्क की बदौलत वे वाराणसी के आसपास प्रीमियम रेस्तरां, निजी लाउंज और उच्च श्रेणी के बार में निवेश कर रहे थे। उदाहरण के लिए, यदि आदित्य मेहरा परेल जिले में एक नाइट क्लब खोलना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से ललित जैन के समूह को शेयरधारकों के रूप में शामिल करना होगा। इससे न केवल अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सका, बल्कि बीमा भी खरीदा जा सका। उनके नेटवर्क कनेक्शन ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक निवेश सुरक्षित और लाभदायक रहे। ये अभिजात वर्ग के आंतरिक उपभोग की खूबसूरती थी। स्थिति के माध्यम से संसाधन पुनर्चक्रण। इन अमीर उत्तराधिकारियों ने मुश्किल से एक उंगली उठाई, फिर भी करोड़ों में वार्षिक लाभांश एकत्र किया। आराम से जीवन व्यतीत करते हुए दावा किया कि वे निवेश पर काम कर रहे थे। आर्यन ने पूछा, क्या आपके पास अभी भी कोई पंजीकृत निजी फंड कंपनी है, जैसे सेबी की मंजूरी या कुछ और? निर्वाण कपूर ने भौहें उठाईं। संयोग से
हम ऐसा करते थे। भाई आर्यन, क्या अब तुम स्टॉक फंड मैनेजमेंट में जा रहे हो? वीर वर्मा ने भौहें चढ़ाई। सावधान, ये बहुत गहरा गड्ढा है। हम भी इसमें फंस चुके हैं और हम सबने बहुत कुछ खोया है। तो फिर वो कंपनी मुझे दे दो। आर्यन ने सिगरेट की राख झाड़ते हुए सादगी से कहा। क्या तुम लोग फिर से निवेश करने में रुचि रखते हो? उन सबने एक दूसरे को हिचकिचाहट भरी नजरों से देखा। गौरव यादव ने अजीब तरीके से समझाया। भाई आर्यन, हमने असल में एक बार पहले भी ऐसा किया था। हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लगभग 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन साल के अंत तक घाटा बहुत ज्यादा हो गया था। हम इन चीजों को साइड प्रोजेक्ट्स की तरह देखते हैं, लेकिन इतना पैसा गंवाने से दोस्ती टूट जाती है। लोग फोन करना बंद कर देते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। ललित जैन ने सहमति में सिर हिलाया। हां, एक समय हमारा समूह बहुत बड़ा था, लेकिन उस घटना के बाद सभी को करोड़ों का नुकसान हुआ और वे चुप हो गए। वीर वर्मा ने थोड़ा शर्मिंदा होकर स्वीकार किया। ये मेरी गलती थी। मैंने एक तेजतर्रार फंड मैनेजर को लाया था, वॉल स्ट्रीट से एक एनआरआई। वो स्टॉक में हेरफेर और फंड ग्रोथ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था। मैं उसके झांसे में आ गया और सबको विस्तार के लिए मना लिया, और खैर, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। निर्वाण कपूर उनके बचाव में आगे आए। आर्यन, आपने शायद वॉल स्ट्रीट पर यानलॉन प्राइवेट फंड के बारे में सुना होगा, है ना? आर्यन ने सिर हिलाया। वे सभी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर में अल्पकालिक निवेश के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि बर्कशायर को भी टक्कर दे रहे हैं। उनके आंतरिक विश्लेषक उत्कृष्ट हैं। हमने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, वो वही का एक मध्यम स्तरीय प्रबंधक था, लेकिन भारत आने के बाद वो हमारे बाजारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। 6 महीने के अंदर ही उसने हमारी 20% पूंजी गंवा दी। वीर को ग्लानि हुई, इसलिए उसने प्रबंधन हमारे ही लोगों को सौंप दिया, लेकिन उन्होंने स्थिति और बिगाड़ दी, और भी ज्यादा नुकसान हुआ। और उसके बाद हम सब अलग हो गए। आर्यन राठौर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कम ही होता है, करोड़ों रुपए गंवाने के बाद भी दोस्त बने रहें। ये प्रभावशाली है। ललित जैन ने कंधे उचकाते हुए कहा। यही तो स्टॉक का खेल है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ा नुकसान भी सहना होगा। आर्यन पीछे झुक गया। उसकी आवाज शांत थी। यानलोंग से किसी को नियुक्त करना बेमानी था। उस फर्म की असली ताकत उसके अदृश्य थिंक टैंक में है। उनके ज्यादातर कर्मचारियों को पता ही नहीं है कि असल में कामकाज कौन चलाता है। एक बार जब आप उस ढांचे को हटा देते हैं, तो वे तथाकथित विशेषज्ञ सिर्फ खोखली चीजें रह जाते हैं। अपनी सिगरेट खत्म करके आर्यन खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखने लगा। मैं आपकी कंपनी मुफ्त में नहीं ले रहा हूं। बात यह है कि हर फंड जुटाने के दौर के बाद 20% शेयर आपको मिलेंगे। आप तय कर सकते हैं कि इसे कैसे बांटना है या कैसे स्थानांतरित करना है। उन्होंने वीर वर्मा के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं। कल तुम्हारे ऑफिस आऊंगा। सब लोग तुरंत उठ खड़े हुए। आर्यन राठौर के चले जाने के बाद किसी का भी पीने का मन नहीं हुआ। मेजबान जा चुका था और उनकी ऊर्जा भी चली गई थी। वे सभी आर्यन को विदा करने के लिए एक साथ बाहर चले गए। आर्यन राठौर आधी रात के आसपास इंडिगो लाउंज से निकले और सबसे पहले अपना सामान लेने होटल गए। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें उस अपार्टमेंट में ले चले जिसकी व्यवस्था मीरा सिंह ने उनके लिए की थी। ये परेल जिले में स्थित एक मध्यम से उच्च श्रेणी का आवासीय परिसर था। 4 बेडरूम वाला फ्लैट, आधुनिक और विशाल। जैसे ही आर्यन अंदर आया, उसने जूते की रैक के पास महिलाओं की चप्पलों का एक जोड़ा देखा, और आश्चर्य की बात यह थी कि घर की सभी लाइटें जल रही थी। जैसे ही वो ये सोचकर आवाज लगाने वाला था कि क्या कोई अंदर है, मीरा ने बगल वाले बेडरूम से बाहर झांका। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे लगा था कि तुम लोग देर तक बाहर रहोगे। उसने उसे सावधानी से देखा और धीरे से पूछा, क्या आप नशे में हैं?
उसके स्वर में सावधानी थी। उसे स्पष्ट रूप से चिंता थी कि वो नशे की हालत में कुछ गलत अर्थ निकाल सकता है। उस नजर को देखकर आर्यन खुद को चिढ़ाने से नहीं रोक सका। हां, इतना नशे में था कि होटल से अपना सामान ऑटो पायलट पर ले आया। जब मीरा ने देखा कि वो सूटकेस धकेल रहा है तो उसने राहत की सांस ली। उसने मास्टर बेडरूम की ओर इशारा किया। आप वो कमरा ले सकते हैं। आर्यन ने अपना सूटकेस अंदर लपेटा, अपने कपड़े करीने से टांगे और उन्हें अलमारी में सजा दिया। फिर उत्सुकतावश वो दूसरे शयन कक्ष के दरवाजे की ओर चला गया। क्या कविता आंटी ने तुम्हें पहले ही यहां रहने के लिए मना लिया है? उसने पूछा। नहीं, मीरा ने अपना बैग खोलते हुए जवाब दिया। टूथब्रश, स्किन केयर, शॉवर जेल, सौंदर्य प्रसाधन, बाथरूम में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करते हुए। तो फिर ये सब क्या है? आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मौका तैयार कर रही हूं, उसने सपाट लहजे में कहा। अगर कल मेरी मां आए और मेरा सामान यहां न देखें तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यकीन करेंगी कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूं? जब मैं माहौल तैयार कर लूंगी तो चली जाऊंगी। उसका तर्क दोषरहित था। आर्यन दरवाजे की चौखट पर हाथ जोड़कर झुक गया और आधी मुस्कान के साथ बोला, क्या मैं एक सुझाव दूं? वो जहां बैठी थी वहां से उसने ऊपर देखा। उसकी बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें उत्सुक थी। अगर तुम ये दिखाना चाह रही हो कि हम साथ रह रहे हैं, उसने हल्के से कहा, तो क्या तुम्हारा सामान मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए? क्या साथ रहने वाले जोड़े एक ही बेडरूम और बाथरूम शेयर नहीं करते? या तुम अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग अलग कमरों में सोती हो? मीरा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसके शब्द उसके मन में उतर गए। फिर जब उसने वास्तव में इस पर विचार किया तो उसकी भौहें तंग गई। उसकी हिचकिचाहट देखकर आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, रुको, तुम पहले कभी किसी के साथ नहीं रहे हो, है ना? उसके गाल लाल हो गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। सचमुच उसने ऐसा नहीं किया था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वो कभी किसी गंभीर रिश्ते में नहीं रही। किसी पुरुष के साथ रहना तो दूर की बात है। फिर भी उसने इतने रोमांटिक नाटक देखे थे कि उसे पता था कि आर्यन तकनीकी रूप से सही था। ये एक ऐसा विवरण था जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। बिना कुछ कहे उसने अपना बैग उठाया और उसे उसके कमरे में ले गई। आर्यन भी उसके पीछे गया और अतिथि बाथरूम से प्रसाधन सामग्री को मुख्य बाथरूम में ले जाने में उसकी मदद की। कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता, उसने उसकी बोतलें सजाते हुए कहा। तुम औरतों को 20 अलग अलग क्रीमों की क्या जरूरत है? क्या उनमें से आधी एक ही चीज नहीं होती? बाथरूम के बाहर से मीरा ने जवाब दिया। उसका स्वर चंचल लेकिन तीखा था। तुम सहवास को साफ तौर पर नहीं समझते। औरतों के सौंदर्य प्रसाधन पवित्र होते हैं। आर्यन ने अपना सिर हिलाते हुए मंद मंद मुस्कुराया। जब वो बाहर निकला तो उसने मीरा को जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद करते हुए देखा। क्या हुआ? उसने पास आते हुए पूछा। उसने तुरंत अपनी पीठ अलमारी से सटा ली। उसके गाल लाल हो गए। तुम क्या कर रहे हो? उसने घबराकर पूछा। कपड़े ले रहा हूं, आर्यन ने भावशून्य स्वर में कहा। मैं कल तुम्हारी मां से शराब की बदबू के साथ नहीं मिल सकता। अगर तुम तैयारी कर लो तो बाकी काम मैं संभालूंगा। बिना कुछ कहे मीरा ने अलमारी की दरार से हाथ बढ़ाकर उसे उसकी एक टी शर्ट थमा दी। शुक्रिया, आर्यन ने रूखेपन से कहा। एक तौलिया भी चाहिए। और शॉर्ट्स भी। उसकी शर्म और गहरी हो गई। वो झिझकी, स्पष्टतः असहज। आर्यन ने आह भरी, उसे धीरे से एक तरफ हटाया और खुद अलमारी खोली। अंदर सुरुचिपूर्ण नाइट गाउन थे, काले शिफॉन, मुलायम साटन और नाजुक अंतवस्त्र के कई सेट करीने से सजाए गए थे। उसने पलकें झपकाई और तुरंत समझ गया कि वो इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही थी। क्या घूर रहे हो? मीरा हाफते हुए अलमारी के सामने सरक गई, सब कुछ ढकने की कोशिश करते हुए। बस अपना सामान ले लो और कसम से मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी चीज को छूने की हिम्मत मत करना।
कुछ क्षण के लिए वे दोनों बहुत करीब खड़े रहे। उसकी खुशबू उसकी सांसों में शराब की हल्की गंध के साथ मिल गई। आर्यन ने नजरें फेर ली, तौलिया और शॉर्ट्स उठाया और बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर चल दिया। बहते पानी की आवाज गूंजने पर मीरा का चेहरा जलने लगा। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के वो मुड़ी और शयन कक्ष से बाहर चली गई। जब आर्यन बाद में नहाने के तौलिए में लिपटा हुआ बाहर आया तो वो पहले ही जा चुकी थी। अगली सुबह श्रीमती कविता सिंह मीरा के साथ जल्दी ही आ गई, अपने पीछे 2 बड़े सूटकेस खींचती हुई जो सिंह निवास से मीरा के सामान से भरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि वो चाहती थी कि उसकी बेटी ठीक से रहने लगे। अंदर प्रवेश करते ही श्रीमती सिंह ने पूरे अपार्टमेंट का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। मीरा ने तुरंत उन सभी सूक्ष्म विवरणों को नोटिस किया जिनका आर्यन ने रात भर में ध्यान रखा था। उन्होंने जो भी उत्पाद खरीदे थे, प्रसाधन सामग्री से लेकर त्वचा की देखभाल तक, वे सभी एकदम नए थे। इसलिए उनकी मां को यह संदेह नहीं हुआ कि वे घर से उधार लाए गए थे। उसकी मां को अपनी बेटी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्येक ब्रांड के बारे में पता था। इसलिए मीरा बाहर गई और उन सभी के लिए एक जैसे प्रतिस्थापन खरीद लाई। लेकिन आर्यन ने तो इसे और भी आगे बढ़ा दिया था। उसने क्रीम की कुछ ट्यूबों को निचोड़ दिया था, लिपस्टिक लगा ली थी और यहां तक कि टूथपेस्ट को भी चपटा कर दिया था, ताकि ऐसा लगे कि उनका कई दिनों से उपयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसा जिसके बारे में मीरा ने सोचा भी नहीं था। लिविंग रूम में एक गुलाबी रंग का तराजू दिखाई दिया। रसोई के काउंटर पर कॉफी मग की एक जोड़ी उसका और उसका एक दूसरे के बगल में रखी हुई थी। जब श्रीमती सिंह ने मास्टर बेडरूम की अलमारी में मीरा के कपड़े देखे और फिर आर्यन को शांति से लिविंग रूम में उन्हें चाय का कप देते हुए देखा, तो उन्होंने नीचे की ओर देखा। उसकी बेटी के हाथ में जो कप था उसमें गुलाबी रंग का दिल था। आर्यन के हाथ में जो कप था वो भी वैसा ही था, नीला और उसी डिजाइन वाला। इसके बाद ही श्रीमती कविता सिंह को अंतर राहत मिली, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि ये कोई फर्जी मामला नहीं था। उनका मानना था कि उनकी बेटी और आर्यन वास्तव में कुछ समय से साथ रह रहे थे। चाय की चुस्की लेने के बाद उन्होंने कप नीचे रखा, अपनी मुद्रा ठीक की और आर्यन राठौर के बारे में औपचारिक पूछताछ शुरू की। उनके परिवार, करियर और आय के बारे में असली साक्षात्कार शुरू हो गया था। क्या यह आपका घर है? कविता सिंह ने शांति से पूछा। उनकी तीखी नजरें लिविंग रूम में घूम रही थी। आर्यन राठौर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मीरा सिंह आश्चर्य से ठिठक गई। यह फ्लैट वास्तव में उसके सबसे अच्छे दोस्त का था, लेकिन वो और आर्यन पहले ही उसकी मां को यह बताने पर सहमत हो गए थे कि यह उसकी संपत्ति है। अप्रत्याशित रूप से आर्यन ने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया। मैं पहले हमेशा दिल्ली में ही रहता था, उसने बेफिक्री से कहा। मीरा से रिश्ता पक्का होने के बाद ही मैं वाराणसी आया हूं। अभी तक मुझे घर खरीदने का समय नहीं मिला है। जब वो फ्री होगी तो मैं उसे कुछ अपार्टमेंट देखने ले जाऊंगा। कविता सिंह ने सोच विचार कर चाय पी। और आप दिल्ली में क्या काम करते हैं? स्टॉक फंड, आर्यन ने सरलता से कहा। कविता ने अपनी भौहें उठाई। ओ, और रिटर्न कैसा है? यह निर्भर करता है, आर्यन ने जानबूझकर रुकते हुए कहा। कभी कभी जब मैं आलसी होता हूं तो साल में बस कुछ ही छोटे लक्ष्य बना पाता हूं। उफ, मां और बेटी दोनों का चाय पीते पीते गला लगभग घुट गया। खासकर मीरा, घबराहट से उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, ऐसा नहीं। उसने उससे पहले ही कहा था, अधिक आय की रिपोर्ट करो, हास्यास्पद नहीं। कुछ छोटे मोटे लक्ष्य? इसका क्या मतलब था? 1 रुपया करोड़ का सामान्य वार्षिक वेतन पहले से ही उच्च स्तर का था। दिल्ली के किसी निवेशक के लिए 10 रुपए करोड़ की रिपोर्ट करना विश्वसनीय लगता, लेकिन कुछ छोटे लक्ष्य ये आसानी से अरबों की तरह लग रहा था। उनकी अपनी विदेशी व्यापार की दिग्गज कंपनी थंडर कॉरपोरेशन ने हजारों लोगों को रोजगार दिया। 30,000 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व के साथ करों
और लागतों के बाद भी शुद्ध लाभ लगभग 3,000 करोड़ रुपए था। लाभांश को विभाजित करने के बाद उनकी व्यक्तिगत आय लगभग 1,500 रुपए करोड़ प्रति वर्ष थी। और यहां आर्यन ये कह रहा था कि उसने अरबों कमाए जब वो आलसी था। कविता सिंह स्तब्ध दिखी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से इतना पैसा मिलता है, तो फिर जिन कंपनियों में मैंने निवेश किया था वे सब हाल ही में घाटे में क्यों हैं? मीरा ने मन ही मन आह भरी। बस गया काम, खत्म। उसकी मां एक अनुभवी व्यवसायी थी। उन्होंने कई हेज और म्यूचुअल फंडों में काम किया था। उन्हें संख्याओं की अच्छी समझ थी। हालांकि आर्यन पूरी तरह शांत रहा। अगर आप कुछ अतिरिक्त रिटर्न पाना चाहती हैं, आंटी, तो मैं आपके पैसों का प्रबंधन खुद कर सकता हूं। उसने एक छोटी सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं कम से कम 30% वार्षिक रिटर्न की गारंटी दे सकता हूं। मीरा ने हल्की खांसी की, लगभग घुटते हुए, स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए। लेकिन क्या उद्योग का औसत प्रति वर्ष 10% के करीब नहीं है? बड़े भाई, कृपया ये गड्ढा खोदना बंद करें। हो सकता है कि उन्हें सैन्य अभियानों की बारीकियों की जानकारी न हो, लेकिन वित्त उनका गृह क्षेत्र था। इस आकार की संपत्ति वाले प्रत्येक अमीर भारतीय परिवार ने फंड प्रबंधन में हाथ आजमाया है। आखिर धन प्रबंधन का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि इतने अमीर लोगों में से किसी ने भी बैंकों में पैसा नहीं रखा। अधिकांश ने बेहतर रिटर्न के लिए इसे निजी फंडों और निवेश पोर्टफोलियो में डाल दिया। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि कविता सिन्हा को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। इसके बजाय वो मंद मंद मुस्कुराई। उनके लिए ये दो असंगठित सत्यों के बीच का बेमेल मामला था, झूठ नहीं। इसका मतलब था कि उन्होंने इस बातचीत का अभ्यास नहीं किया था। अगर ये एक नाटक होता तो मीरा आर्यन के जवाबों को अपने जवाबों से बिल्कुल मिला देती। विडंबना यह है कि इस बेमेल ने कहानी को अधिक विश्वसनीय बना दिया। बहुत बढ़िया, कविता ने मुस्कुराते हुए अपना कप नीचे रखते हुए कहा, मैंने इतने सालों में लगभग 1,000 रुपए करोड़ जमा किए हैं। मैं इसे बाद में तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम उसका प्रबंधन कर सको। ये उदारता नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। यदि मीरा का पति नकली होता तो वो संभवतः इतनी बड़ी रकम उसके हाथों में नहीं जाने देती। जैसी कि उम्मीद थी, मीरा घबरा गई। मां, ये वो पैसे हैं जो पापा ने आपके लिए छोड़े थे। कोई बात नहीं, कविता ने हल्के से कहा, हम सब यहां एक परिवार है। मैं इसे वैसे भी अपने पोते के लिए बचाकर रख रही हूं। अब इसे आर्यन को दे दूं। तो फिर इसे मुझे दे दो, मीरा ने चिंतित होकर तर्क दिया। मैं इसका इस्तेमाल थंडर कॉरपोरेशन को सुव्यवस्थित करने और अन्य हितधारकों से शेयर वापस खरीदने में कर सकती हूं। मैंने तुम्हें पहले भी यही ऑफर दिया था, पर तुमने मना कर दिया था, कविता डांटते हुए बोली। अब क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, कविता आर्यन की ओर मुड़ी। आर्यन, मुझे अपनी कंपनी का निवेश खाता दे दो। मैं किसी को पैसे भेज दूंगा। जरूर, आर्यन ने लापरवाही से कहा, अपना फोन निकाला और वीर वर्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझे स्टॉक फंड अकाउंट की जानकारी भेज दो। कविता ने चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। और आपके माता पिता क्या करते हैं? वे दोनों काम करते हैं, आर्यन ने उत्तर दिया। कविता की आंखें चमक उठीं। काम? ये बात तो कुछ ज्यादा ही मामूली लग रही थी। क्या उसकी बेटी सच कह रही होगी कि उसके दामाद के परिवार के कुछ गंभीर संबंध थे? तो फिर वे बहुत व्यस्त होंगे, उसने फिर पूछा। बेहद, आर्यन ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर हम भोजन के लिए कब मिल सकते हैं? इससे पहले कि आर्यन जवाब दे पाता, मीरा ने जल्दी से बीच में कहा, मां, उसके परिवार को अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में पता भी नहीं है। इसकी पुष्टि से लेकर शादी के पंजीकरण तक सब कुछ जल्दी हो गया। कुछ भी प्लान करने से पहले उसे अपने परिवार से बात करने दो। समझ गई, कविता ने सोचा। क्या उन्हें दिल्ली के बाहर शादियां मंजूर नहीं है? यह विचार उसके मन में आया था। दिल्ली के शक्तिशाली परिवार
अक्सर समान स्थिति वाले समूहों में गठबंधन करना पसंद करते हैं। बिल्कुल नहीं, आर्यन मुस्कुराया। वे बस बहुत व्यस्त है, लेकिन जब मेरी मां जल्द ही आएंगी तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, कविता ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर उसे कभी न भी घर जरूर लाना। मैं अभी तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन जब तुम फ्री हो तो जरूर आना। मीरा और आर्यन दोनों ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसे लिफ्ट तक पहुंचाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मीरा अपनी एड़ी घुमाकर सीधे आर्यन के बेडरूम में जा घुसी। हड़बड़ाहट में उसने अपने सभी नाजुक कपड़े इकट्ठा करने शुरू कर दिए और उन्हें जल्दी से अतिथि कक्ष में रख दिया। फिर वो तेजी से आर्यन की ओर मुड़ी। मैं साफ साफ कह दूं, उसने घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें देख रही हूं। भागने के बारे में सोचना भी मत। कहाँ भाग रहे हो? आर्यन ने पूरी तरह उलझन में पूछा। मेरी मां के पैसों के बारे में कोई विचार मत करो। आर्यन एक क्षण के लिए ठिठक गया, फिर असहाय होकर जोर से हंसने लगा। अभी भी प्रसन्नता से उसने उसका सामान अतिथि कक्ष में रखने में उसकी मदद की और गर्मजोशी से कहा, शांत रहो। मुझे तुम्हारी मां के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, और असल में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मीरा ने सावधानी से पूछा। मेरी मां भी शादी के बारे में मुझसे बहुत पूछती रही है, आर्यन ने बताया। मुझे नहीं पता कि वो कब मिलने आएंगी, लेकिन जब आएंगी तब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मीरा ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। रुको, सच में? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ चलने के लिए पहले से ही ये सब बना रहे हो। नहीं, आर्यन ने गंभीरता से कहा, हम दोनों को इस व्यवस्था की जरूरत है। तुम अपना परिवार संभालो, मैं अपना परिवार संभालूंगा। चलो, अनुबंध का पालन करते हैं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो मैं बाद में तुम्हारी मां के पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगा। मीरा ने अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं। हो सकता है कि ये भी उसकी परीक्षा का हिस्सा हो। अगर मैं इसे वापस ले लूं तो उसे लगेगा कि हम नाटक कर रहे हैं। अभी के लिए इसे अपनी कंपनी के खाते में ही रखो। आर्यन मंद मंद मुस्कुराया। सौदा। उस सुबह पहली बार उनके बीच का तनाव शांत, आपसी समझ में बदल गया। आर्यन राठौर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं आपकी मां के लिए जो पैसा कमाता हूं उसे मेरी मदद के लिए धन्यवाद का उपहार समझिए। मीरा सिंह ने उनकी ओर एक नजर डाली, फिर अपने बैग से एक हेयर क्लिप निकाली और अपने मुलायम लहराते बालों को खूबसूरती से बांध दिया। इस हरकत में एक शांत, सहज आकर्षण था। वो अपने खुले सूटकेस के पास घुटनों के बल बैठ गई, सामान खोलने के लिए तैयार। हल्की जिज्ञासा के साथ उसने पूछा, क्या वास्तव में स्टॉक, फंड और निवेश प्रबंधन को समझते हैं? थोड़ी देर इसके साथ खेला। आर्यन ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी नजर कपड़ों के ढेर पर गई। मदद चाहिए? जैसे ही मीरा को याद आया कि उसने अपने सूटकेस में क्या रखा था और पिछली रात की अलमारी वाली घटना, उसके गाल लाल हो गए। जरूरत नहीं है, उसने जल्दी से सीमाएं तय करते हुए कहा। पहले तुम बाहर जाओ, और अब से मेरी इजाजत के बिना तुम्हें मेरे कमरे में कदम रखने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा उसने दृढ़ता से कहा, आप किसी भी कंपनी के अनुबंध या प्रस्ताव को आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं जो मैं घर में छोड़ती हूं। ठीक है, आर्यन ने सहजता से सिर हिलाया, फिर पूछा, अगर मेरे दोस्त आ गए तो क्या मैं उन्हें यहां ला सकता हूं? मीरा कुछ सेकंड के लिए रुककर सोचने लगी। कोई बात नहीं, उसने आखिरकार कहा, लेकिन हद में रहो। देर रात तक पार्टियां नहीं, और यहां तो शराब पीने का कोई जमावड़ा भी नहीं। फिर एक छोटे से विराम के बाद उसने कहा, और हालांकि हम एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे रहे हैं, अगर तुम शराब पीने बाहर जाओ तो आधी रात को वापस मत आना। इससे मेरी नींद में खलल पड़ेगा। आर्यन मुस्कुराया। तुम्हें चिंता है कि मैं नशे में घर आऊंगा और कोई उपद्रव मचा दूंगा, है ना? चिंता मत करो, मैंने कल रात खूब पी ली थी।
और कोई उपद्रव नहीं किया। बाहर निकलो, मीरा तुरंत बोली। हंसते हुए आर्यन बाहर निकला और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। बाहर आकर उसने तुरंत वीर वर्मा को फोन मिलाया। पता चला कि वीर, निर्वाण कपूर, गौरव यादव और ललित जैन पहले से ही प्राइवेट इक्विटी कार्यालय में उनका इंतजार कर रहे थे, आर्यन के कार्यभार संभालने के लिए तैयार। ये कार्यालय परेल सीबीडी के मध्य में एक कांच की दीवार वाली गगनचुंबी इमारत की 29वीं मंजिल पर स्थित था, जहां से मुंबई का शानदार क्षितिज दिखाई देता था। संपूर्ण स्थान लगभग 200 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, आकर्षक, आधुनिक और संभावनाओं से भरपूर। जैसे ही आर्यन लिफ्ट से ऊपर गया, वीर वर्मा अंदर अपनी कानूनी टीम और कंपनी के वकील को हैंडओवर दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के निर्देश दे रहे थे। हालांकि आर्यन को कोई जल्दी नहीं थी। वो फर्श से छत तक चौड़ी खिड़की के पास गया। उसके हाथ जेबों में थे और वो नीचे की हलचल भरे शहर के दृश्य को देख रहा था। निर्वाण कपूर, गौरव यादव और ललित जैन भी उनके साथ शामिल हुए। माहौल हल्का लेकिन चौकस था। अच्छा स्थान है, आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा। निर्वाण मुस्कुराया। दरअसल ये लीज खत्म होने वाली थी, लेकिन जब मैंने सुना कि आप कंपनी को फिर से शुरू करने में रुचि रखते हैं, तो मैंने इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया। इस क्षेत्र में इस मंजिल का किराया आसानी से प्रति वर्ष करोड़ों में पहुंच जाएगा। उन्होंने एक बार महत्वाकांक्षा के चलते इस प्रमुख स्थान को चुना था, लेकिन बाजार की वास्तविकता के सामने उन्हें कुचल दिया गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए निर्वाण के कंधे पर थपथपाया। उन 2 वर्षों के किराए के बदले मैं आपको भविष्य में धन जुटाने में 5% अतिरिक्त हिस्सा दूंगा। निर्वाण फूट फूट कर हंसा। मैं तुम्हारे साथ एक सगे भाई की तरह व्यवहार करता हूं और तुम पहले से ही मेरा बटुआ खाली करने की योजना बना रहे हो। वे शेयर बाजार के प्रति अपने डर के बारे में मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था, बहुत कष्टदायक ढंग से। अपने चरम पर उनमें से प्रत्येक लाभांश और निष्क्रिय निवेश के माध्यम से सालाना 10 से 20 करोड़ कमाता था। लेकिन एक बड़े दाव के पीछे भागने के बाद उनमें से प्रत्येक ने लगभग सब कुछ खो दिया। एक बार उन्होंने सामूहिक रूप से एक निजी फंड में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया था और फिर एक भयंकर मंदी के दौर में फंस गए। जब तक वे बाहर निकले, तब तक सभी को भारी नुकसान हो चुका था। उनमें से प्रत्येक के पास 40 से 50 करोड़ रुपए की तरल संपत्ति बची थी, जो उनकी पिछली संपत्ति का बमुश्किल आधा था। आर्यन के 5% अतिरिक्त हिस्से के वादे को भूल जाइए। यहां तक कि धन उगाहने के दौर में 20% भागीदारी ने भी उन्हें अब हिचकिचाहट में डाल दिया है। धन जुटाने के शेयर का मतलब था कि प्रत्येक ऑपरेशन से पहले फर्म पूंजी जुटाने के लिए आंतरिक फंड यूनिट जारी करेगी। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने 100 रुपए करोड़ का लक्ष्य रखा है और आपके पास 20% शेयर है, तो आप 20 रुपए करोड़ का निवेश कर सकते हैं। यदि ऑपरेशन से लाभ हुआ तो आपको उसी अनुपात में लाभांश मिला। यदि ये विफल रहा तो आपको उतना ही नुकसान हुआ। यदि ये योग कैपिटल या ब्रह्मा एसेट मैनेजमेंट जैसा शीर्ष स्तरीय निजी फंड होता, तो लोग निवेश करने के लिए संघर्ष करते। लेकिन जो मार उन्होंने खाई थी, उसके बाद निर्वाण को यकीन नहीं था कि वो वापस इसमें कूदना चाहता है। फिर भी दिल्ली के कुलीन परिसर से आर्यन के पुराने सर्कल के रूप में सीधे तौर पर नहीं कहना कोई विकल्प नहीं था। वो केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि आर्यन ज्यादा जोर न लगाए। जब वीर वर्मा फाइलें लेकर आए तो सब कुछ तैयार था। आज से हमारे भाई की जिम्मेदारी है, वीर ने खुश होकर कहा। सब लोग अपने नए बॉस आर्यन से मिलिए। कानूनी प्रतिनिधि तुरंत थोड़ा झुककर खड़ा हो गया। भाई आर्यन, मैं ललित मेहरा हूं, कंपनी का मैनेजर। कृपया हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करें। आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी नजर बाकी कर्मचारियों की ओर घुमा ली। अब उनका भविष्य पूरी तरह से उनके निर्णयों पर निर्भर था। वहां बहुत ज्यादा नहीं बचे थे, लगभग 20। अन्य लोगों के चले जाने के बाद
ललित मेहरा ने अपना काम जारी रखा और जो थोड़ी बहुत आय होती थी उससे किराया चुकाते रहे। उन्होंने फंड चलाने की कोशिश की, छोटे ग्राहकों को लाने की कोशिश की, लेकिन उनके कौशल की सीमाएं थीं और बिक्री निराशाजनक थी। कंपनी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। आर्यन ने कमरे में चारों ओर देखा और शांति से कहा, मैं आंतरिक विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करता। इस क्षेत्र में अपने वर्षों के दौरान मैंने कर्मचारियों को गोपनीय जानकारी लीक करते और पूरी कंपनी को बर्बाद करते देखा है। इसलिए मेरा एक नियम है, एक बार जब आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। वो रुका और अपने शब्दों को समझने लगा। अब मैं सभी को वफादारी साबित करने का मौका दे रहा हूं। आपके पास जो भी लिक्विड फंड है उसे कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। आपका योगदान जितना ज्यादा होगा, कर्मचारी लाभांश में आपका हिस्सा उतना ही ज्यादा होगा। तुरंत ही फुसफुसाहट फैल गई। कई चेहरे अनिश्चित हो गए। आर्यन का स्वर नहीं बदला। जो लोग इसमें भाग लेने के लिए अनिच्छुक हैं, वे वित्त विभाग में जाकर तुरंत अपने वेतन का भुगतान कर सकते हैं। 20 कर्मचारियों में से 7 या 8 बिना किसी हिचकिचाहट के उठकर चले गए। वे पिछली बार भी पतन के दौर से गुजर चुके हैं, जहां वीर की कंपनी ने कुछ ही महीनों में 200 करोड़ रुपए गंवा दिए थे। और अब ये नया आदमी चाहता है कि वे फिर से पूरी ताकत से खेले। हर किसी की अपनी अपनी गणना थी। एक युवा कर्मचारी अपना फोन आगे बढ़ाते हुए आगे आया। बॉस, मैंने कंपनी के खाते में 17 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद एक और आया। मेरे पास केवल 7 लाख रुपए की बचत है, क्या ये ठीक है? नौकरी बाजार क्रूर था। यदि वे अभी चले गए तो वे 6 महीने तक बेरोजगार रह सकते हैं, शायद इससे भी अधिक समय तक। इसलिए कुछ लोगों ने वही रहने और सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय लिया। आखिरकार आर्यन के पीछे वाराणसी के सबसे धनी औद्योगिक परिवार का पोता गौरव यादव खड़ा था। नीचे खड़ी स्पोर्ट्स कारें, जिनकी कीमत उनकी सारी जमा पूंजी से भी अधिक थी, इस बात का पर्याप्त प्रमाण थी कि यह कोई घोटाला नहीं था। इस तरह की पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को छोटे कर्मचारियों को धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। आर्यन चुपचाप देखता रहा। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, क्योंकि एक एक करके स्थानांतरण आने लगे। उनके लिए यह पैसे के बारे में नहीं था, यह कमरे को छानने के बारे में था। जो हिचकिचाते थे वे जा सकते थे, जो रुकते थे वे उसके नए साम्राज्य का हिस्सा होते। आर्यन राठौर ने उन्हें 10 मिनट का समय दिया। इन 10 मिनटों के दौरान वो निष्क्रिय नहीं बैठे। कोंकण स्टॉक एक्सचेंज KSI बाजार सुबह 10 बजे खुलने में 10 मिनट से भी कम समय बचा था। उन्होंने KSI स्टॉक का वक्र चार्ट खोला और फिर अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करके तेजी से पूर्वज्ञान कार्य किया। अपनी दाहिनी आंख से उन्होंने स्थिर वक्र चार्ट को देखा और समय के लिए 2.5 घंटे का फास्ट फॉरवर्ड अनुकरण किया। वो 7 दिन तक पूर्वज्ञान सिमुलेशन कर सकते थे, लेकिन उस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रारंभिक बाजार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला और मात्र 2 घंटे की पूर्वज्ञान जानकारी ही उसके लिए एक लहर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। उनकी दाहिनी आंख के इंटरफेस में जैसे ही कंप्यूटर के निचले दाएं कोने पर समय तेजी से आगे बढ़कर 10:01 पर पहुंचा, सभी कंपनियों के स्टॉक वक्र हिलने लगे। उन्होंने दोपहर 12 बजे के बाद विभिन्न प्रमुख कंपनियों के शेयर बाजार की स्थिति जानने के लिए सबसे तेज सिमुलेशन गति का उपयोग किया। इसके बाद उन्होंने कागज पर सबसे अधिक एकल मूल्य वृद्धि वाली कंपनियों के कई स्टॉक कोड लिख लिए, जिसके बाद उनकी दाहिनी आंख का दृश्य वास्तविकता में बदल गया। आर्यन राठौर ने समय देखा और वित्त विभाग से पूछा, उन्होंने कितना पैसा स्थानांतरित किया है? वित्त विभाग ने जवाब दिया, विभिन्न खातों के माध्यम से बार बार किए गए स्थानांतरणों और प्रबंधक ललित के 500,000 सहित कुल 21 लेन देन से धनराशि ₹1.82 मिलियन हो जाती है। थोड़ा कम है। क्या आप दोनों इसमें कुछ योगदान देकर इसे 50 लाख रुपए का बना सकते हैं?
आर्यन राठौर ने वीर वर्मा से पूछा। इससे पहले कि दोनों कुछ बोल पाते, गौरव यादव ने कहा, आर्यन, मैं अंतर पूरा कर दूंगा। बोलते बोलते उन्होंने अपना फोन निकाला और गायब हुए 3.18 मिलियन रुपए कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, आर्यन राठौर ने कहा। जब उन्हें पता चला कि कैसे ही खुलने वाला है, उन्होंने ताली बजाई और घोषणा की, सब लोग अपने अपने स्टेशन पर वापस आ जाओ, काम पर लग जाओ। हमारा युद्ध क्षेत्र केसई है। केसई को चुनने का कारण यह था कि इन्हें एक ही दिन खरीदा और बेचा जा सकता था। शेष कर्मचारियों को कुछ विश्वास दिलाने के लिए उन्हें केवल 2 घंटे की हेराफेरी की जरूरत थी, जबकि यदि वे घरेलू स्टॉक होते तो उन्हें बेचने के लिए उन्हें कल तक इंतजार करना पड़ता। ऐसे दिखावे के क्षण में पूरे दिन इंतजार क्यों करना? बाजार खुलने से पहले उन्होंने कंपनियों के रिकॉर्ड किए गए स्टॉक कोड अलग अलग कर्मचारियों को खरीदने के लिए वितरित कर दिए। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 स्टॉक। 5 मिलियन रुपए की पूंजी किसी भी बाजार नियंत्रक या स्टॉक मैनिपुलेटर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब बड़े फंड का समय आएगा तो उन्हें दर्जनों कंपनी स्टॉक में वितरित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी नहीं। दोनों स्टॉक की इकाई कीमतें अपेक्षाकृत कम थी। सबसे सस्ता 15 रुपए था, सबसे महंगा 21 रुपए था। इसे संतुलित करते हुए आर्यन राठौर ने लगभग 290,000 शेयर खरीदे। वीर वर्मा और अन्य लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक तरफ 3 पत्ती खेली। केवल शेष 11 कर्मचारी आर्यन राठौर द्वारा खरीदे गए 4 शेयरों की बढ़ोतरी पर ध्यान दे रहे थे। ये बढ़ गया है, स्टॉक पर नजर रखने वाले एक व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक बताया। हमने जो स्टॉक 15 रुपए में खरीदा था, वो आधे घंटे में 1 रुपया और 30 पैसे बढ़ गया है। 21 रुपए वाला शेयर भी 70 पैसे बढ़ गया है। ये फिर से ऊपर है। 15 रुपए वाला स्टॉक 2 रुपए बढ़ गया है। ललित मेहरा ने थोड़ा उत्साहित होकर कंप्यूटर पर डेटा वृद्धि को देखा और आर्यन राठौर से चिल्लाकर कहा, आर्यन, आधे घंटे में दोनों स्टॉक का कुल बाजार लाभ 10% है। आर्यन राठौर ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी और वो ताश खेलना जारी रखा। निर्वाण कपूर ने उत्सुकता से पूछा, 10% की वृद्धि का अर्थ क्या है? गौरव यादव ने अपने कार्डों को देखते हुए बताया, इसका मतलब है कि आधे घंटे में ही हमारे 5 रुपए मिलियन ने 500,000 का मुनाफा कमा लिया है। ललित जैन, वीर वर्मा और निर्वाण कपूर की पुतलियां सदमे से फैल गई। निर्वाण कपूर, जो ताश नहीं खेल रहे थे, शांत नहीं बैठ सके और उत्सुकतावश शेयर बाजार का रुझान देखने के लिए कर्मचारी के कंप्यूटर के पास चले गए। 10 मिनट से अधिक समय तक देखने के बाद उन्होंने पाया कि 15 रुपए वाला शेयर 18 रुपए तक बढ़ गया था। इतनी अधिक वृद्धि का कारण यह था कि बाजार में हेराफेरी करने वाले लोग प्रवेश कर गए थे। आर्यन राठौर की रणनीति विशेष रूप से उन शेयरों का अनुकरण और पूर्वानुमान करना था, जिन्हें मजबूत खिलाड़ियों और हेरफेर करने वालों द्वारा लक्षित और ऊंचा किया गया था। दोनों के बीच लड़ाई में आमतौर पर एक मूल्य सीमा होती है, जिसके बाद वे डंपिंग से पहले अपने शेयरों को ऊपर खींच लेते हैं, जिससे खुदरा निवेशक दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वरुण शाह ने 15 रुपए मूल्य वाले स्टॉक में हेरफेर किया, तो वो उसे लगभग 30 रुपए तक ले जा सकते हैं, और आर्यन राठौर को बस 20 रुपए से 22 रुपए के बीच बेचना था। इन लोगों से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी थी। बिना शामिल हुए उसे इसमें घसीटा नहीं जा सकता था। वो बाजार को नियंत्रित नहीं करता था, नहीं किसी पर निशाना साधता था। बाजार के रुझानों के 7 दिनों के पूर्वानुमानित ज्ञान से वो पहचान सकता था कि दिग्गजों के बीच होने वाली लड़ाई में कौन से शेयर शामिल होने वाले हैं। उसे बस इसमें शामिल होना था, कीमतों के अंतर से अल्पकालिक लाभ कमाना था, और फिर चुपचाप अपनी बड़ी पूंजी को आगे बढ़ाते हुए बाहर निकल जाना था। जब समय दोपहर 12:22 पर पहुंचा, आर्यन राठौर और अन्य लोगों ने काफी ताश खेल लिया था। उन्होंने गौरव यादव की ओर मुड़कर कहा, खाने का समय हो गया है, आप खरीदारी कर रहे हैं। फिर
वो खड़ा हुआ और ललित मेहरा को पुकारा, उन सबको फेंक दो। ललित मेहरा काफी उत्तेजित थे। उन्होंने कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बीच निर्वाण कपूर, जो पूरे समय स्टॉक ट्रेंड देख रहे थे, ने गौरव यादव से हंसते हुए कहा, वाह पुराने गौरव, आप वाकई में शानदार हैं। आइए देखें कि आपके 3 रुपए 18 पैसे मिलियन ने 2 घंटे में कितना कमाया है। उत्सुकतावश गौरव यादव वहां गए और मॉनिटर पर देखा, जहां ऑपरेशन प्रदर्शित हो रहे थे। तब तक ललित मेहरा ने बिक्री पूरी कर ली थी। खाते में मूल रूप से 5 मिलियन रुपए थे, जो अब 6.3 मिलियन रुपए हो गए हैं। 1 रुपया 30 पैसे मिलियन का शुद्ध लाभ। इसका मतलब यह था कि 3 रुपए 18 पैसे मिलियन का उनका हिस्सा 810,000 घर ले जा सकता था। वीर वर्मा, ललित जैन और अन्य लोग वहां आए। आश्चर्य से आर्यन राठौर को देखा और फिर एक दूसरे को देखा। मात्र 2.5 घंटे में ही लाभ 26% तक पहुंच गया। यदि परिचालन हेतु पूंजी अधिक होती, लगभग 100 रुपए मिलियन, तो लाभ 26 रुपए मिलियन होगा। जब उन सभी ने एक साथ इस संभावना के बारे में सोचा, तो उनके चेहरे कठोर हो गए और उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। प्लीज, मैं दावत दूंगा। आर्यन, तुम कोई भी व्यंजन चुन सकते हो। गौरव यादव ने थोड़ी खुशी के साथ कहा। यह पैसे की वजह से नहीं था, बल्कि उन 2 घंटों में ऑपरेशन से हुए लाभ ने उन्हें एक परिपक्व व्यावसायिक अवसर दिखाया। आर्यन राठौर ने ललित मेहरा को निर्देश दिया, पैसे निकालो और योगदान के अपने हिस्से के अनुसार वितरित करो। धन्यवाद बॉस। सभी 11 कर्मचारियों ने आर्यन राठौर को खुशी से धन्यवाद दिया और उनमें से प्रत्येक प्रेरित महसूस कर रहा था। 2 घंटे के काम में जिस कर्मचारी ने सबसे कम 70,000 रुपए का निवेश किया था, वो भी 14,000 रुपए कमा सका। ये राशि उसके मासिक वेतन से भी अधिक थी। ललित मेहरा 130,000 भी घर ले जा सकते हैं। वे सभी प्रसन्नता से चमक रहे थे। जाने से पहले आर्यन राठौर ने उनसे गंभीरता से कहा, अब से जो लोग यहां रुके हैं, वे हमारे अपने हैं। कंपनी जल्द ही एक कर्मचारी नियमावली जारी करेगी। जब तक आप नियमों का पालन करेंगे और उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, मैं आपको धन संपत्ति की ओर ले जाऊंगा। इसके अलावा मैं घोषणा करता हूं कि 2 दिनों में हम 1 महीने के लिए अल्पकालिक व्यापार शुरू करेंगे, जहां मैं कर्मचारियों को 5 रुपए मिलियन के शेयर दूंगा। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो अपना पैसा इकट्ठा कर लीजिए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आर्यन राठौर, वीर वर्मा और अन्य लोगों के साथ चले गए। आपका दिन शुभ हो, बॉस। ललित मेहरा ने आर्यन राठौर को विदाई दी और फिर मुस्कुराते हुए शेष 11 लोगों के पास लौट आए और कहा, चलो चलें, आज डिनर मेरे खर्चे पर। बैठक समाप्त होने के बाद मीरा सिन्हा के लिए अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों को अंततः पढ़ना दुर्लभ था। तभी मीरा को ध्यान आया कि किसी ने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में उसका जिक्र किया है। ग्रुप का नाम था परिवार में सुख, घर में बरकत। अंदर सिन्हा परिवार के सभी सदस्य थे, जिसमें उनके सबसे बड़े चाचा ललित सिन्हा का परिवार, उनके तीसरे चाचा राजेश वर्मा का परिवार और नए शामिल हुए रोहित वर्मा और उनके माता पिता शामिल थे। मीरा ने रोहित को लाल पैकेट भेजते देखा। रकम भी छोटी नहीं थी। साथ ही उन्होंने सभी को टैग करते हुए कहा, मैं आज परेल जिले गया और नाइट मार्केट का संचालन लाइसेंस हासिल करने में कामयाब रहा। जब सब लोग फ्री हो तो चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। रिया सिंह ने मीरा को टैग करते हुए पूछा, दीदी, आप जीजू को ग्रुप में क्यों नहीं जोड़ लेती? अमन सिंह +1। रोहित, हाँ दीदी, जीजाजी को भी ग्रुप में जोड़ लो। मैंने अभी तक उनका ठीक से शुक्रिया अदा नहीं किया है। मीरा ने अपना फोन पकड़े हुए टाइप किया, किस बात का शुक्रिया? उसने तो शादी में कुछ खास किया ही नहीं। तुम्हें अमन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें आदित्य शर्मा के पास पहुंचाया। अमन @मीरा, दीदी, उस आदमी का जिक्र भी मत करना,
पूरी तरह से बदकिस्मती है। मीरा, अमन, उस आदमी ने उस रात मेरा पूरी तरह से अपमान किया। मेरे सामने ही रोहित के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। ललित सिन्हा भी घर पर ग्रुप मैसेज देख रहे थे। अमन का मैसेज देखकर उनकी भौहें उत्सुकता से तन गई। तो फिर आपने मदद किससे मांगी? वो हैरान था। आदित्य शर्मा के पिता परेल जिले में आर्थिक काम देखते थे। अगर आदित्य ने अमन को सीधे मना कर दिया होता तो सिन्हा परिवार के पास काम करवाने का कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन रोहित के लाल पैकेट और उसके संदेश से साफ पता चल रहा था कि उसने नाइट मार्केट लाइसेंस पाने का मुद्दा सुलझा लिया है। अमन @मीरा, आप कमाल की है दीदी। आपको पता होगा कि हम आदित्य के पास जाएंगे और आपने मुझे अपने जीजाजी को भी साथ लाने को कहा होगा, है ना? रोहित, जीजू के बिना ये सौदा पूरी तरह से विफल हो जाता। मीरा अभी भी अपनी चिकनी ऑफिस कुर्सी पर बैठी हुई उलझन में अपने फोन पर पलके झपका रही थी। मीरा, अमन ने ग्रुप चैट में आगे कहा, उस रात शहर के 3 बड़े अधिकारियों में से एक ललित जैन का बेटा अगले निजी कमरे में था। मैं आदित्य शर्मा को टोस्ट देने गया और रोहित से उनका बिल ले जाने को कहा। फिर जब ललित जैन और उसके दोस्त टोस्ट लौटाने हमारे कमरे में आए तो पता चला कि ललित के दिल्ली वाले दोस्त जीजू को निजी तौर पर जानते थे। रोहित, आदित्य शर्मा की नजरों के सामने जीजू ने ललित जैन के सामने मेरी समस्या रखी, जिन्होंने आदित्य को जरा भी परवाह नहीं की और तुरंत मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन ललित ने शहर के प्रोजेक्ट मैनेजर से मुझे फोन करवाया। एक ही दिन में सारे कागजी काम निपटा दिए। अमन, जब ये हुआ था तब तुम्हें आदित्य का चेहरा देखना चाहिए था। कितना अपमानजनक था। सच में मुझे उसी वक्त जीजू के पैर छूने का मन हुआ। रोहित, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कसम से जीजू ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। मीरा पूरी तरह से हक्की बक्की होकर उन दोनों को बातें करते हुए देखती रही। रुको, आर्यन जिन लोगों को जानता है उनकी पृष्ठभूमि क्या है? अमन, ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन वे दिल्ली से हैं। उन्होंने बताया कि वे लिंगुआ होल्डिंग्स नामक कंपनी में काम करते हैं। मीरा ठिठक गई। वो उस नाम को जानती थी। लिंगुआ होल्डिंग्स दिल्ली की एक निवेश फर्म थी जिसने वाराणसी के स्थानीय व्यापारिक हलकों में हलचल मचा दी थी। पिछले वर्ष लिंगुआ कई शहरी विकास परियोजनाओं में एक प्रमुख मध्यस्थ बन गया था। सरकारी ठेके अक्सर लिंगुआ को आउटसोर्स कर दिए जाते थे, जो फिर स्थानीय कंपनियों के साथ निजी बोली लगाते थे। वाराणसी शहर में रियल एस्टेट डेवलपर्स, लॉजिस्टिक्स हब और विनिर्माण कंपनियां सभी ने किसी न किसी समय लिंगुआ के साथ काम किया था। ललित सिंह भी इस समूह से अच्छी तरह परिचित थे। अमन और रोहित के बीच चैट हिस्ट्री पढ़ने के बाद वो घर गया और सीधे अपने बेटे से पूछा, आपने कहा कि ललित जैन ने आदित्य शर्मा को कोई सम्मान नहीं दिया? अमन ने सिर हिलाया। हां, आदित्य तो ड्रिंक्स खत्म होने से पहले ही चला गया। ललित सिंह गहरी सोच में डूबे हुए पीछे झुक गए। उनकी पत्नी रश्मि सिंह चाय का कप लेकर आई और उन्हें धीरे से याद दिलाया, अगर आदित्य की वजह से शर्मा परिवार और जैन परिवार के रिश्ते खराब भी हो जाएं, तो भी ये मत भूलिए कि जिले में अभी भी आपके 15 प्रतियोगी हैं। शहर स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। ललित सिंह ने आह भरी। मैं शहर स्तर का सपना नहीं देख रहा हूं। जिले में एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तीसरे नंबर का अधिकारी होने के नाते डिप्टी कमिश्नर ही सभी प्रमुख आर्थिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ चाय की चुस्की ली। सच तो यह है कि मेरे पास मजबूत समर्थन नहीं है, वरना क्या डिप्टी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर पाता? यही हताशा, यही लाचारी थी जिसके कारण चाचा मोहन ने पहले भी अपने भाई के लिए दिल्ली से सहायता मांगने की कोशिश की थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दिल्ली में उनके सहयोगी सूरी परिवार भी खुद को बचाने की कोशिश में व्यस्त हो गए और योजना को बीच में ही छोड़ दिया। अमन ने अचानक कहा, पिताजी,
सच कहूं तो मुझे लगता है कि अब हमारी एकमात्र उम्मीद दीदी ही है। ललित सिंह ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अमन, मुझे नहीं लगता कि लिंगवा होल्डिंग से जीजू का रिश्ता कोई साधारण बात है। वो लोग उन्हें हमेशा आर्यन कहते हैं, मिस्टर राठौर नहीं। और मुझे सच में लगता है कि तुम्हें और आंटी को दीदी के लिए कोई और रिश्ता ढूंढना बंद कर देना चाहिए। अगर जीजू को पता चल गया और वो नाराज हो गए तो क्या होगा? रश्मि सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। मैं अमन की बात से सहमत हूं। ललित, तुम्हें कपूर परिवार को भी फोन करके कहना चाहिए कि वो ये प्रस्ताव छोड़ दे। अब स्थिति बदल गई है। ललित सिंह, शुरू में ये मेरा आइडिया नहीं था। कविता ने ही मुझे इधर उधर देखने को कहा था, लेकिन वो शादी में आर्यन से काफी खुश लग रही थी और हमने पहले ही उस तैयारी को रद्द करने का फैसला कर लिया था। उस शाम जब मीरा घर लौटी तो उसे उम्मीद थी कि आर्यन राठौर वहां मौजूद होगा। वो उससे सीधे पूछना चाहती थी कि वो लिंगवा होल्डिंग्स के लोगों को कैसे जानता है, लेकिन आर्यन घर पर नहीं था। वो अभी भी कार्यालय में था जब उसका फोन बजा। मीरा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? आर्यन, थोड़ा व्यस्त हूं, शायद आज रात वापस ना आ पाओ। क्यों, कुछ गड़बड़ है? मीरा, कोई बड़ी बात नहीं, बस ये देखना था कि तुम मेरी मां के पैसे लेकर भाग न जाओ। आर्यन धीरे से हंसा। चिंता मत करो, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। मैं अपनी मां के लिए ज्यादा पैसे कमाने में व्यस्त हूं। मीरा अपना फोन पकड़े हुए मंद मंद मुस्कुराई। बस कुछ भी मत खोना, आर्यन, और अगर मैं ऐसा करूं तो? मीरा, कोई बात नहीं, बस ज्यादा नुकसान मत करना। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगी। इसे रोहित को नाइट मार्केट का लाइसेंस दिलाने में मदद करने का बदला समझो। आर्यन केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। फोन रखने के बाद मीरा ने अपने हैंडबैग में रखी कई कारों की चाबियों को देखा। उनकी मर्सिडीज जी वैगन, ऑडी A8 और BMW 7 सीरीज। उसने एक और कॉल डायल किया अमन को। अमन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जीजू का ऑफिस कहाँ है? कल सुबह आना और मेरी जी वैगन गाड़ी चलाकर वहां ले जाना। फिलहाल उन्हें इसे अपनी कंपनी की गाड़ी की तरह इस्तेमाल करने दो। अगली सुबह तियानवीर प्राइवेट इक्विटी फंड, परिल CBD टावर की 29वीं मंजिल पर स्थित एक स्वतंत्र ट्रेडिंग फ्लोर के अंदर अनुशासन का भारी माहौल व्याप्त था। ललित मेहरा ने डेस्कों की पंक्तियों के बीच से गुजरते हुए भाग लेने वाले व्यापारियों से सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को व्यक्तिगत रूप से जब्त कर लिया, आर्यन राठौर द्वारा निर्धारित सख्त नए नियमों के अनुसार। हर कर्मचारी के पास सिर्फ एक कंप्यूटर बचा था। स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अलावा किसी भी संचार ऐप, ब्राउजर या बाहरी लिंक की अनुमति नहीं थी। अब प्रत्येक 7 दिन में एक अल्पकालिक व्यापार चक्र बनेगा। इस दौरान किसी को भी कंपनी परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। कर्मचारी पूरे हफ्ते कंपनी के अंदर ही खाना पीना, सोना और रहना पसंद करते थे। यहां तक कि बाथरूम ब्रेक के लिए भी एक निगरानीकर्ता की आवश्यकता होती है। पहले प्रशिक्षण सत्र के बाद जो 11 कर्मचारी वहां रह गए थे, उन्हें पहले तो ये समझ में नहीं आया कि उनका नया बॉस इतना सख्त क्यों है, लेकिन पहले दिन के अंत तक सभी संदेह गायब हो गए। उस दिन आर्यन ने कुल 150 करोड़ रुपए के फंड के साथ काम किया और दिन को 19% उपज के साथ बंद किया। कुल पूंजी में से 5 करोड़ रुपए कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से जुटाए गए थे। मैनेजर ललित मेहरा ने व्यक्तिगत रूप से 1 रुपया करोड़ का निवेश किया था। बाकी 10 कर्मचारियों ने रिश्तेदारों से उधार लिया, अपनी बचत खर्च की या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा इस्तेमाल करके औसतन 3040 लाख का योगदान दिया और पहले ही दिन के अंत तक उनकी सामूहिक पूंजी में 19% की वृद्धि हो गई थी। उस रात किसी ने भी कंपनी तक सीमित रहने की शिकायत नहीं की। दूसरा दिन 18% लाभ। फर्म के अंदर ऊर्जा का संचार जोरों पर था। उत्साह और अविश्वास का माहौल था। कर्मचारी एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे
और किसी विजेता क्रिकेट टीम की तरह जयकार कर रहे थे। उस शाम आर्यन ने ललित मेहरा से 5 सितारा ट्राइडेंट होटल रेस्तरां से एक शानदार भोजन मंगवाया, जिसे सीधे ट्रेडिंग रूम में पहुंचाया गया। तीसरा दिन 12% लाभ, चौथा दिन 25% लाभ, पांचवां दिन 12% लाभ। हर दिन लाभ चार्ट ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। इस बीच फर्म के बाहर वीर वर्मा, निर्वाण कपूर, गौरव यादव और ललित जैन उत्सुकता से पागल हो रहे थे, लेकिन वे अंदर नहीं जा सके। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी। आर्यन के आदेश सख्त थे। व्यापार अवधि के दौरान कोई भी आगंतुक अंदर नहीं आ सकता, कोई भी व्यापारी बाहर नहीं आ सकता। जो भी उल्लंघन करे अपना सामान समेटकर तुरंत निकल जाए। इसलिए जब ललित जैन वहां पहुंचे तो गार्डों ने उन्हें रिसेप्शन से आगे नहीं जाने दिया। आर्यन के नियमों को चुनौती देने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वे बस बाहर इंतजार कर सकते थे, अपडेट के लिए उत्सुक। बेशक उन्हें परिणामों की बहुत चिंता थी, क्योंकि उन्होंने भी पैसा निवेश किया था। कुल 150 करोड़ रुपए के फंड में से चारों ने मिलकर 45 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। उन्होंने पिछले हफ्ते आर्यन को 50 रुपए करोड़ पर 26% का मुनाफा कमाते देखा था। इस प्रदर्शन ने उनमें जबरदस्त उत्साह भर दिया था। अब वे अगली बड़ी जीत का इंतजार करने के लिए दृढ़ थे। यहां तक कि यादव समूह के उत्तराधिकारी गौरव यादव भी अधिक निवेश करना चाहते थे, लेकिन आर्यन ने सत्र की राशि को 150 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया था। मूल 100 रुपए करोड़ मीरा की मां कविता सिंह से आए। बाकी 50 रुपए करोड़ में कर्मचारियों से मिले 5 रुपए करोड़ और आर्यन के करीबी लोगों से मिले 45 रुपए करोड़ शामिल थे। वे चारों वरान शहर सुपरकार क्लब में समाचार का इंतजार करते रहे, अपना दिन ताश खेलते और कॉफी पीते हुए बिताते रहे। अगर हम हार गए तो क्या होगा? वीर ने ललित और गौरव की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। हार गए तो हार गए, गौरव ने सहजता से अंगूर मुंह में डालते हुए कहा। अगर मैं 10 रुपए करोड़ भी गवा दूं, तो भी आर्यन के साथ मेरे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं पुराने वीर और उसके साथियों जैसा नहीं हूं, जो खेल से डरता है। ओल्ड वीर का तात्पर्य निवेशकों के एक समूह से था, जो पिछले उद्यम के दौरान उनसे अलग हो गए थे। निर्वाण ने हंसते हुए गौरव की पीठ पर थपथपाया। तुम तो कुछ और ही हो यार, बड़ा दिल और बड़ा पैसा। ललित जैन ने अपने पत्ते छांटते हुए कहा। उसी समूह ने सुना है कि हम फिर से शेयर बाजार में आ गए हैं। वे फिर से गपशप कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम खुद को बेवकूफ बनाएं। इस पर गौरव पीछे झुका और इशारा किया। हालांकि एक दिलचस्प बात सुनी है, लगता है आदित्य शर्मा भी उनके खेमे में शामिल हो गए हैं। वीर और निर्वाण दोनों खेल के बीच में ही रुक गए। रुको, कौन आदित्य शर्मा? ललित ने बताया। उस रात वाला मीरा का चचेरा भाई अमन उसे टोस्ट के लिए लाया था। परेल जिले के दूसरे हाउसकीपर का बेटा। तुरंत ही वीर और निर्वाण को याद आ गया। गौरव ने आगे कहा, मैंने रोहित से पूरी कहानी सुनी। आदित्य मीटिंग में तो आया, लेकिन दुकान के लाइसेंस में मदद करने से इनकार कर दिया। फिर आर्यन सीधे ललित जैन के पास गया और आदित्य पूरी तरह से दरकिनार हो गया। लगता है वो बहुत नाराज है और बदला लेना चाहता है, इसलिए वो ओल्ड वीर के गैंग में भाग गया। ललित ने नाक भौं सिकोड़ी। बेवकूफी भरी चाल। वो उस रात आसानी से अमन की मदद कर सकता था और आर्यन का सम्मान जीत सकता था, लेकिन उसने अपने अहंकार के चलते वो मौका गवा दिया। अब वो किसे दोष देगा? वीर पीछे झुककर विश्लेषण करने लगा। बूढ़े वीर के पिता अभी भी यहां वारण शहर में डिप्टी कमिश्नरों में से एक है। भले ही वे कमिश्नर न बन पाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव ललित से ज्यादा है। तो हां, आदित्य का उनके साथ जुड़ना समझ में आता है। वो बस कोशिश कर रहा है कि हमारे घेरे में आकर कुचला न जाए। निर्वाण ने धीरे से कहा। बस यही उम्मीद करते हैं कि वे मीरा के परिवार से पंगा न ले।
हम युवा लोग शायद उस पुराने राजनीतिक नेटवर्क का सामना न कर पाए, लेकिन अगर उन्होंने आर्यन राठौर को नाराज कर दिया तो उनका तो अंत हो गया। उनके स्वर में भारीपन देखकर सभी लोग रुक गए। उन शब्दों में यदि आर्यन को ये बात खटकती है, उससे कहीं अधिक सत्य छिपा था जितना उन्होंने स्वीकार करने का साहस किया। यहां तक कि गौरव और ललित ने भी एक दूसरे को देखा और उन्हें उस सूक्ष्म शक्ति का एहसास हुआ। आर्यन के संबंध वास्तव में कितने गहरे थे। तभी मेज पर गौरव का फोन बज उठा। यह फंड मैनेजर ललित मेहरा का फोन था। सप्ताह भर का व्यापार सत्र समाप्त हो गया था। हेलो, गौरव ने पूछा। उसका स्वर आधा चंचल और आधा घबराया हुआ था। कैसा रहा? हमने खोया या कमाया? दूसरी ओर ललित मेहरा की आवाज कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि उत्साह से। कमाया साहब, खूब कमाया, खूब पैसा कमाया। गौरव सीधा खड़ा हो गया। उसका दिल धड़क रहा था। स्पष्ट बताइए, कितना? कड़कड़ाते स्पीकर से हांफता हुआ उत्तर आया। इस दौर में कुल फंड का आकार 432 रुपए 97 पैसे करोड़। मूलधन घटाने के बाद शुद्ध लाभ 282 रुपए करोड़ है, यानी निवेश पर 290% का रिटर्न। धमाका। गौरव की पुतलियां सिकुड़ गई। एक पल के लिए उसका दिमाग शून्य हो गया। फिर वो अपनी चमड़े की कुर्सी से अचानक उठा और उसके पत्ते संगमरमर की मेज पर बिखर गए। यहां तक कि वीर और निर्वाण भी उसे घूरते हुए ठिठक गए। 7 दिनों में 290% रिटर्न। ऐसा आंकड़ा जिस पर वॉल स्ट्रीट भी यकीन नहीं करेगा। और आर्यन राठौर ने इसे अंजाम दिया था चुपचाप, परेल के एक शीशे के टावर के अंदर। वीर वर्मा और उनके 2 साथी निर्वाण कपूर और ललित जैन ने देखा कि गौरव यादव अपने फोन कॉल के बाद कितने उत्साहित थे और वे जल्दी से उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सभी परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। गौरव कान से कान तक मुस्कुराया, फिर अफसोस की सांस लेते हुए मेज पर हल्के से थपथपाया। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें और अधिक निवेश करना चाहिए था। हमें लटकाए मत रखो यार, वीर ने अधीरता से कहा। हमें बताओ हमने कितना कमाया? गौरव ने 4 उंगलियां उठाई। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। हमारी 150 रुपए करोड़ की पूंजी के साथ बाजार बंद होने के बाद अब हमारी कुल पूंजी 430 रुपए करोड़ है। क्या? तीनों एक पल के लिए ठिठक गए और फिर एक साथ बोल पड़े। 430 रुपए करोड़? गौरव ने शांति से सिर हिलाया। हां, 430 रुपए करोड़, पुष्टि हो गई। निर्वाण ने जल्दी से अपना फोन कैलकुलेटर उठाया और तेजी से टाइप करने लगा। रुको, इसका मतलब है 280 रुपए करोड़ से ज्यादा का साफ मुनाफा। हमारा निवेश 30% था, तो हमारा हिस्सा लगभग 84 रुपए करोड़ होना चाहिए, है ना? हे भगवान! ललित और वीर दोनों अविश्वास में खड़े हो गए। वीर चिल्लाया, इसका मतलब है कि हम में से प्रत्येक 19.25 करोड़ रुपए घर ले जा सकता है। गौरव ने निर्वाण की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, निर्वाण ने 5 रुपए करोड़ अतिरिक्त जोड़े थे, याद है? तो उसे 27 रुपए 30 पैसे करोड़ मिले। वीर ने तुरंत पीछे से निर्वाण को गले लगा लिया और बेकाबू होकर हंसने लगा। अरे भाई, सिर्फ आर्यन का किराया चुकाने और 5% बोनस शेयर पाने के लिए तुमने तो जैकपॉट मार लिया। निर्वाण का चेहरा लाल हो गया था और वो मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। इसकी कल्पना कौन कर सकता था? इससे पहले आर्यन द्वारा प्रस्तावित 20% साझेदारी हिस्सेदारी को भी उनमें से किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। यहां तक कि शिष्टाचार के तौर पर निर्वाण को दिए गए 5% अतिरिक्त हिस्से ने भी उनका ध्यान नहीं खींचा। यदि आर्यन ने पहले ही 5 करोड़ रुपए की रकम झटपट जीतते हुए नहीं देखा होता, जिससे उन्हें आखिरी बार विश्वास हुआ होता, तो शायद वे इस सोने की खान से चूक जाते। ये मीठा था, अविश्वसनीय रूप से मीठा। यहां तक कि धनी और शांतचित्त गौरव यादव की भी धड़कनें तेज हो गई। एक व्यापारिक साम्राज्य में पले बढ़े व्यक्ति के रूप में
गौरव इस बात को पूरी तरह समझते थे कि इसका क्या मतलब है। जब अधिकांश भारतीय निजी इक्विटी कंपनियां 20% वार्षिक रिटर्न को छूने के लिए संघर्ष कर रही थी, आर्यन राठौर ने एक ही सप्ताह में 290% रिटर्न दिया था। यदि वो एक महीने के लिए या पूरे वर्ष के लिए धन का प्रबंधन कर सके, और वो भी अधिक पूंजी के साथ। चारों आदमियों के मन में एक ही अजीब विचार था और एक ही गहरा अफसोस। ललित ने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या हमें आर्यन से मिलना चाहिए? वीर ने तुरंत सिर हिलाया। हां, हमें बात करनी होगी। किस बारे में बात करें? हां, अगली बार ज्यादा हिस्सा पाने के बारे में। 20% बहुत कम था। अगले दौर में चाहे पूंजी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे पूरी ताकत से दांव लगाने के लिए तैयार थे, भले ही इसका मतलब उनके खाते खाली करना हो। इस दौरान तियानवीर प्राइवेट इक्विटी फंड के अंदर माहौल विस्फोटक था। 7 दिनों के गहन व्यापार के बाद कर्मचारी थके नहीं थे, वे आनंदित थे। वे अपनी स्क्रीन के सामने बैठे कैलकुलेटर पर टाइप कर रहे थे। उनके चेहरे विजय से लाल थे। मेरे 40 लाख रुपए मूलधन और लाभ मिलाकर 1 रुपया 16 पैसे करोड़ हो गए हैं। मेरे 50 लाख रुपए 1 रुपया 45 पैसे करोड़ में बदल गए। अरे बुजुर्ग मोहन, तुमने सबसे कम निवेश किया, सिर्फ 25 रुपए लाख। दोस्तों से उधार क्यों नहीं लिया? बूढ़ा मोहन सिर खुजाते हुए कड़वाहट भरी हंसी हंसने लगा। मैंने कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मेरा कोई भी दोस्त मुझे 1 रुपया भी उधार देने को तैयार नहीं था। मैंने 25 लाख रुपए जुटाने के लिए अपने सारे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर दिए। उसके सहकर्मी हंस पड़े और उसके कंधे पर थपथपाने लगे। चिंता मत करो मोहन, इस लड़ाई के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अगली बार सिर्फ दोस्त ही नहीं होंगे, बड़े बड़े बॉस भी हमारे जरिए निवेश करने के लिए लाइन में लग जाएंगे। बिल्कुल। ट्रेडिंग रूम में हंसी गूंज उठी। उनका मनोबल आसमान छू रहा था। वित्त में हर कोई नुकसान से बचता है, लेकिन यदि आप लगातार जीतते रहते हैं तो निवेशक आप पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। ये दिल्ली के वित्तीय क्षेत्र में प्रसिद्ध यंत्र कैपिटल की तरह है। उनके पोर्टफोलियो का 1% हिस्सा रखने से भी आप जीवन भर अमीर बने रह सकते हैं। तभी ललित मेहरा ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। चुप हो जाओ। डायरेक्टर आर्यन सबको संबोधित करना चाहते हैं। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। सभी 11 कर्मचारी सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। आर्यन राठौर शांति से अंदर आए। उनके होठों पर हमेशा की तरह आधी मुस्कान थी। तो उन्होंने हल्के से कहा, क्या 7 दिनों का युद्ध सार्थक था? इसके लायक। 11 कर्मचारी एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाजें कांच की दीवारों से गूंज रही थी। हवा में विद्युत ऊर्जा थी। आर्यन की मुस्कुराहट धीरे धीरे शांत भाव में बदल गई। अच्छा, आप सबने देखा है कि ये कंपनी क्या हासिल कर सकती है। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आज से आप में से प्रत्येक को हर धन उगाहने वाले दौर में 0.5% इक्विटी शेयर से शुरुआत करनी होगी। हमारे साथ बने रहें और हर साल आपका शेयर 0.1% बढ़ेगा, अधिकतम 1% तक। कमरे में उत्साहपूर्ण बड़बड़ाहटें गूंज रही थी, संयमित किंतु तीव्र। आर्यन ने आगे कहा, जैसे जैसे हमारी पूंजी बढ़ेगी, धन उगाहने का हर दौर बड़ा होता जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास अपना हिस्सा भरने के लिए पर्याप्त धन न हो, और ये ठीक भी है। आप ग्राहक ढूंढ सकते हैं। जब तक उनका पैसा साफ है, मैं आपको अपने शेयर बेचने की इजाजत दूंगा। अपना नेटवर्क बनाएं। लेकिन मेरी एक बात याद रखें। उसकी आवाज ठंडी और तीखी हो गई। जो हाथ तुम्हें खिलाता है उसे कभी मत काटो। कमरा फिर से शांत हो गया। मैंने तुम्हें ये शेयर, ये मौके दिए हैं। अगर किसी ने बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत करने या कंपनी के राज लीक करने की हिम्मत की, तो मैं खुद उन्हें बिना किसी दया के कुचल दूंगा। एक कर्मचारी ने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, डायरेक्टर आर्यन,
चिंता मत करो, अगर कोई हमें धोखा देगा तो मैं खुद उसके हाथ काट दूंगा। एक और चिल्लाया, ठीक है, अगर किसी ने ऑपरेशन का डेटा लीक किया तो हम उससे पहले ही निपट लेंगे। कमरा वफादारी की चीखों से गूंज उठा। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, आज आराम से आराम करो। 5 दिन बाद हम अपना दूसरा ट्रेडिंग सत्र शुरू करेंगे, इस बार 5,000 रुपए करोड़ की पूंजी के साथ। हवा में हामफनी की आवाजें भर गई। अपने ग्राहकों की सूची तैयार करें। यही नियम लागू होते हैं, जितना ज्यादा आप लाएंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, और कोई किसी और के हिस्से से ईर्ष्या नहीं करेगा। शेयर बाजार में प्रतिस्पर्धा सामान्य है, वहां जमकर संघर्ष करो। लेकिन इस कंपनी के अंदर अगर कोई विवाद पैदा करता है या विश्वास को ठेस पहुंचाता है, वो रुका, मैं उन्हें तुरंत हटा दूंगा। ऐसा कहकर आर्यन मुड़ा और बाहर चला गया। उसका साफ सुथरा सूट ट्रेडिंग फ्लोर की सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। ललित मेहरा ने आदरपूर्वक बात करते हुए जल्दी से उनसे संपर्क किया। डायरेक्टर आर्यन, क्या मुझे और कर्मचारियों की भर्ती शुरू करनी चाहिए? जैसे जैसे पूंजी बढ़ेगी, हमें और विश्लेषकों और व्यापारियों की जरूरत पड़ेगी। करो, आर्यन ने सादगी से कहा। हमें जल्द ही और लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, ललित थोड़ा झुका। अपना ख्याल रखना, डायरेक्टर आर्यन। दरवाजे बंद हो गए। तियानवीर प्राइवेट इक्विटी फंड की सुनहरी मंजिलें सील कर दी गई। जहां 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी और एक किंवदंती अगले कदम के लिए इंतजार कर रही थी। आर्यन राठौर के अपने हिस्से के अलावा तियानवीर प्राइवेट इक्विटी फंड के खाते मूल रूप से कर्मचारियों और वीर वर्मा के समूह के बीच वितरित किए गए थे। 11 कर्मचारियों को जब लाभ प्राप्त हुआ तो उन्होंने सामूहिक भोज के साथ जश्न मनाया और फिर तुरंत ही अगले धन संग्रह दौर की तैयारियों में जुट गए। इस बार लक्ष्य कुल पूंजी 500 करोड़ रुपए का था। उनकी नई शेयर संरचना के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी 2.5 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। जैसा कि आर्यन ने पहले कहा था, जिनके पास पर्याप्त नकदी नहीं है वे ग्राहक ढूंढ सकते हैं। आर्यन की ओर से वो जो धनराशि जुटा सका वो 290 रुपए करोड़ थी। इसमें 100 रुपए करोड़ शामिल थे, जो मूल रूप से कविता सिन्हा, उसकी सास से आए थे और अब पिछले व्यापारों के माध्यम से कई गुना बढ़ गए थे। चूंकि कविता को इसे वापस लेने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए आर्यन को उस पूंजी पर पूरा अधिकार प्राप्त था। हालांकि 500 करोड़ रुपए के इस धन उगाही दौर के लिए उनकी अपनी सभी उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने की कोई योजना नहीं थी। उनके लिए धन ही उद्देश्य नहीं था, और वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि केवल धन संचय करना कभी भी दीर्घायु की गारंटी नहीं देता। दिल्ली के एक प्रभावशाली परिवार में पले बढ़े आर्यन ने एक सिद्धांत को गहराई से समझा। केवल जब आप एक साथ बढ़ते हैं तभी आप अधिक मजबूत बन सकते हैं। इस प्रकार इस दौर के लिए उन्होंने 150 रुपए करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई, जो कुल का 33% था। बाकी 10% कर्मचारियों को मिलेगा और 25% वीर, निर्वाण और गौरव को आवंटित किया जाएगा। शेष 32% हिस्सा आर्यन ने गौरव यादव को सौंप दिया और उसे वाराणसी के पूंजी नेटवर्क से विश्वसनीय स्थानीय निवेशकों को लाने का निर्देश दिया। एकाधिकार टिकाऊ नहीं होता, आर्यन ने रात के खाने पर शांति से कहा। आपको अपना दायरा बढ़ाना और बनाए रखना होगा। जब आपके साथ और लोग उठेंगे तो वे आपके पीछे खड़े होंगे, आपको उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपना गिलास उठाया और आगे कहा, मैं आपकी त्वरित सफलता की चाहत को समझता हूं, लेकिन यकीन मानिए, एक हद के बाद पैसा बस एक संख्या रह जाता है। किसी क्षेत्र पर कब्जा करना आसान है, उसे बनाए रखना ही असली चुनौती है। वो गौरव यादव की ओर मुड़े और उनका स्वर व्यक्तिगत हो गया। गौरव, तुम्हारे पास दौलत की कमी नहीं है। तुम्हें मुनाफे के मार्जिन से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ऐसी पूंजी चाहिए जो दूसरों को आकर्षित करे, ऐसी मौजूदगी
जो लोगों को तुम्हारे आसपास इकट्ठा होने के लिए प्रेरित करे। वाराणसी के सबसे धनी परिवारों में से एक में जन्मे गौरव को हमेशा से अपने ही लोगों में पहचान की चाहत रही थी। वो जानते थे कि वो अभी अपने दादा के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, एक ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति जिनके पास पैसा और सम्मान दोनों था। यही कारण है कि उन्होंने मंत्रियों और उद्योगपतियों के बेटों के साथ नेटवर्किंग करने में वर्षों बिताए, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उच्च व्यापारिक हलकों में यादव परिवार के लिए आवाज उठाने के लिए। आर्यन के शब्दों ने उस पर बिजली की तरह प्रहार किया। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि स्थानीय वित्तीय अभिजात वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाकर ही वे सही मायने में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने प्रति वफादार लोगों का समूह बना सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, आर्यन, गौरव ने सच्चे विश्वास के साथ सिर हिलाया। आर्यन ने आगे कहा, आप उस 32% हिस्सेदारी को लेकर कुछ मजबूत स्थानीय पूंजी जुटा सकते हैं, लेकिन याद रखें, ये आवंटन स्थायी नहीं है। जो लोग अभी आपके साथ जुड़ेंगे उन्हें भविष्य में जगह मिलेगी, लेकिन हिस्सेदारी लगातार बढ़ती रहेगी। गौरव कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। धन्यवाद, आर्यन। निर्वाण कपूर ने गौरव के कंधे पर थपकी देते हुए हंसते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब तुम बहुत बड़ी राह पर चल रहे हो। क्या अब भी तुम मेरे भाई की काबिलियत पर शक कर सकते हो? दिल्ली में बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब आर्यन बोलता है तो सब सुनते हैं। गौरव ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसका स्वर गंभीर था। इसमें कोई शक नहीं। आर्यन, बस एक ही बात कहूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं, गौरव यादव, बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा करूंगा। आर्यन ने वीर और निर्वाण की ओर देखा। आपका ठिकाना दिल्ली में है। जरूरत पड़े तो अपने संपर्कों का समझदारी से इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें, आप मेरे नियमों से काम करेंगे। दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया, आर्यन। तभी आर्यन का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक उठा। वो रुका नहीं, बस स्पीकर फोन दबाया और आराम से खाना जारी रखा। हेलो, ये कौन है? एक गहरी, थोड़ी कर्कश आवाज ने उत्तर दिया, जो हास्य और अधिकार से भरी थी। अरे बदमाश, तुम तो वरण शहर में मौज मस्ती कर रहे हो और अपने लिए पत्नी ढूंढ रहे हो, और तुमने मुझसे मिलने की भी जहमत नहीं उठाई। आर्यन ने तुरंत आवाज पहचान ली और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। चाचा, अगर मैंने फोन नहीं किया होता तो क्या तुम ये दिखावा करने वाले थे कि मैं हुई नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सेना में नहीं रहा अब तुम मुझे नीची नजरों से देखते हो? आर्यन असहाय होकर हंस पड़ा। मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अंकल, अभी से मुझे फंसाना शुरू मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, आवाज अचानक बोली, सेना छोड़ना मेरा फैसला नहीं था, ये तुम्हारे दादाजी का फैसला था। ऐसा मत सोचना कि मैं डर गया था। ठीक है, अंकल, आर्यन ने विनम्रता से कहा। अगर आप सेना में रहते तो अब तक आपको कोई नहीं रोक सकता था। वीर और निर्वाण ने हंसी को दबाते हुए एक दूसरे को हंसी से देखा। वे आर्यन के चाचा की प्रतिष्ठा से वाकिफ थे, एक उग्र स्वभाव वाले पूर्व अधिकारी, जिनकी दिल्ली में जितनी इज्जत थी, अपने मातहतों में उतनी ही दहशत भी। दूसरी ओर से आवाज भावुक हो गई। अगर मैं सेवा में होता तो वो घटना कभी नहीं घटती जब आप छुट्टी पर थे। आर्यन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसकी जगह शांत संकल्प ने ले ली। ये सब बीती बात है, अंकल। जो जिम्मेदार है उससे तो मैं निपट ही चुका हूं। एक विराम। पूरी तरह से निपटा? हां। अच्छा। चाचा का स्वर स्वीकृति से कठोर हो गया। मुझे हमेशा से पता था कि जरूरत पड़ने पर तुम भी निर्दयी हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? या मुझे खुद तुम्हें अपनी लोकेशन बतानी होगी? जरूरत नहीं है, आर्यन बोला। मुझे पता है तुम कहां हो। फिर कब? अंकल, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं। शायद किसी और दिन। व्यस्त? आदमी चिल्लाया। साले, क्या तुझे लगता है कि तू मुझसे ज्यादा व्यस्त है?
तुझे पता भी है कि कितने लोग रोज मुझसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। मैं तो यादव समूह के धनमंच के उद्घाटन में भी नहीं गया, अपनी जगह किसी और को भेज दिया। और तू कह रहा है कि तू व्यस्त है। किस काम में व्यस्त है? क्योंकि तू तो सेना में वापस गया ही नहीं। यह सुनकर गौरव यादव की पुतलियां आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वीर और निर्वाण भी स्तब्ध होकर ऊपर देखने लगे। आर्यन मुस्कुराया, अभी भी अपना खाना चबा रहा था। चाचा, मैं अभी वीर और अन्य लोगों के साथ खाना खा रहा हूं। एक सैनिक बनने के बजाय एक बिगड़ैल अमीर लड़का बनना सीख रहा हूं। उनकी हिम्मत नहीं होगी, गरजते हुए जवाब आया। अगर मैं दिल्ली लौटकर सुनूं कि उन्होंने तुम्हें भ्रष्ट कर दिया है, तो मैं खुद उनके सुपरकार क्लब को तोड़ दूंगा। वीर और निर्वाण सहज ही अपनी सीटों पर सिकुड़ गए और दुखी होकर फुसफुसाने लगे। चाचा भतीजा दोनों ऐसे क्यों हैं? हमेशा हमारा क्लब तोड़ने की धमकी देते रहते हैं। आर्यन जोर से हंस पड़ा। चाचा, क्या आपकी बात में अब भी दम है? बिल्कुल, जब तक तुम वरण शहर में हो। मेरी बात पक्की है। अच्छा, आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। अब फोन रखता हूं। अंकल, मैं अभी भी खाना खा रहा हूं। खाना खत्म करने के बाद गौरव यादव वीर वर्मा से पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। वीर, क्या आर्यन के चाचा भी वाराणसी में हैं? वीर ने सिर हिलाया। वो क्या करते हैं? मैंने अभी अभी उन्हें करियर बदलने की बात करते सुना था। क्या वो भी सिस्टम में शामिल हो गए हैं? ललित जैन ने उत्सुकता से पूछा। वो असल में किस विभाग में काम करते हैं? हो सकता है मेरे पिताजी उनसे मिलने आए। निर्वाण कपूर और वीर ने एक दूसरे को जानकार मुस्कान दी। पहली बाज की भूमिका निभाते हुए निर्वाण मुस्कुराया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आर्यन के दूसरे चाचा, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग शायद उनसे पहले ही मिल चुके होंगे। इतना कहने के बाद वे दोनों भी अपनी कार में बैठकर रेस्तरां से बाहर चले गए। अमन सिंह द्वारा पहले भेजी गई मर्सिडीज जी क्लास को चलाते हुए आर्यन राठौर परेल जिले में स्थित अपने उच्च स्तरीय आवासीय परिसर में लौट आए। जैसे ही वो नहाने जा रहा था, उसे मीरा सिन्हा के कमरे से हल्की खांसी की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया, वो बंद नहीं था। अंदर मीरा अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपना फोन देख रही थी। आज ऑफिस नहीं गए? आर्यन ने धीरे से पूछा। मीरा ने थोड़ा सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। आर्यन ने उसकी बेड साइड टेबल पर दवा और ठंडे पानी का कप देखा। उसकी लगातार खांसी सुनकर उसने चिंता से पूछा, तुम बीमार हो? कितनी गंभीर बात है? मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसे फिर से भयंकर खांसी का दौरा पड़ गया। तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख रही? आर्यन ने भौहें चढ़ाई। मैंने उससे कंपनी में ही रहने और वहां की चीजों का प्रबंधन करने के लिए कहा। अपनी इस हालत में भी मीरा अपने फोन पर कंपनी की मीटिंग का विवरण पढ़ रही थी। आर्यन ने आह भरी, आगे बढ़ा और दृढ़ता से कहा, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। कोई जरूरत नहीं है, मीरा ने बिना अपनी आंखें उठाए जवाब दिया। उसके इनकार को नजरअंदाज करते हुए आर्यन नीचे झुका और उसे आसानी से बिस्तर से उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो? मीरा घबराकर चिल्लाई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे दरवाजे की ओर ले जाते हुए आर्यन ने शांत अधिकार के साथ कहा, तुम्हें अस्पताल में बस एक इंजेक्शन लगवाना है। इसे लंबा खींचने से तुम्हें कंपनी का काम नहीं निपटाना पड़ेगा। यह महसूस करते हुए कि वो उससे नहीं लड़ सकती, मीरा अंतः नरम पड़ गई और बुदबुदाने लगी, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकता हूं। तभी आर्यन ने उसे धीरे से नीचे उतारा। ठीक है, मैं इस जगह को बंद कर दूंगा। मीरा ने अपनी बाहें अपने चारों ओर लपेट ली, अपनी शॉल को कसकर पकड़ लिया और लिफ्ट के पास इंतजार करने के लिए आगे बढ़ गई। कुछ ही क्षणों बाद आर्यन ने दरवाजा बंद कर दिया और मीरा की एक जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। मीरा थोड़ी सिहर उठी। उसकी लंबी पलकें
उसके गालों पर हल्की सी परछाई डाल रही थी। उसने जैकेट को और जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। अस्पताल में शांत इन्फ्यूजन कक्ष में आर्यन को अंततः बाह्य रोगी डॉक्टर से पता चला कि मीरा कई दिनों से बीमार थी। तुमने अपनी मां को क्यों नहीं बताया? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। मीरा ने धीरे से उत्तर दिया, अगर उसे पता चला कि मैं इतनी बीमार हूं जबकि मेरे पति मेरे पास नहीं है, तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? इससे हमारी पोल खुल सकती है। जैसे ही उसने ये कहा, उसका चेहरा गुलाबी हो गया। ये समझते हुए कि ये कैसा लग रहा है, उसने जल्दी से नजरें फेर ली। आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से फंड कंपनी में व्यस्त रहा हूं। मुझे पता है। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। अगली बार जब ऐसा कुछ हो, आर्यन ने धीरे से कहा, तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। मीरा ने उसकी ओर देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, फिर धीरे से मुस्कुराई। ठीक है। जब तक उसे फोन लगाया गया, आर्यन के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो आलस्य से अपना फोन देख रहा था। मीरा एक हाथ से अपना आईफोन इस्तेमाल करने में असमर्थ थी। उसने खिड़की की ओर देखने का नाटक किया, फिर छत की ओर, और फिर उसकी नजर धीरे धीरे आर्यन के चेहरे पर टिक गई। वो अपनी स्क्रीन पर नीचे देख रहा था, उसकी घूरती निगाहों से पूरी तरह अनजान। एक क्षण के लिए मीरा ने उसे स्वतंत्र रूप से देखा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको अगला भाग चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट। जो सबसे पहले नेक्स्ट लिखेगा उसके लिए एक खास दिल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको खास अपडेट्स, पहले से झलक और कहानी के गुप्त राज मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रेड स्टोरी एफएम की कहानियां सुनते रहिए, मजे लेते रहिए।